गाइस आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें राज साहब ने भेजी है। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही स्केरी स्टोरी है, बहुत हॉरिफिक स्टोरी है। और ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी तो डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा सा डर लगा था। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये मुंबई की स्टोरी है। और ये डिसूज़ा चावल एक बहुत मशहूर जगह है मुंबई के अंदर, इंडिया के अंदर। और ये स्टोरी वहाँ की स्टोरी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि जिन साहब ने ये स्टोरी भेजी है उनकी ही ज़बानी आपको प्रेजेंट कर सकूँ, आपको बता सकूँ। राज साहब बताते हैं कि 2015-16 में जब हम लोगों ने इंटरमीडिएट किया तो मैं और मेरे दोस्त, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था और उनके पास कुछ करने को नहीं था। तो हम लोग नॉर्मली लेट नाइट तक साथ बैठते, होटलों में जाते, बाहर घूमते फिरते। उसके बाद हम लोगों ने जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी। हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते और कोशिश करते कि ऐसी जगहों को फाइंड कर सकें या ऐसी जगहों के बारे में जान सकें जो हॉन्टेड हैं, जिनके बारे में बहुत सारे किस्से कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। इसी तरह की एक रात थी और रात के तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। ये सारे के सारे दोस्त जो है किसी होटल के सामने बैठे हुए थे। एकदम से इन दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा, क्यों ना आज हम किसी ऐसी लोकेशन पे चलें जिसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। और वो लोकेशन मुंबई के अंदर ही होनी चाहिए। ये जो मशवरा था ये हम जितने भी दोस्त थे सारे के सारे दोस्तों को बहुत पसंद आया। हमारी कोशिश यही थी कि जो नियरेस्ट मशहूर तरीन हॉन्टेड लोकेशन है वहाँ पे जाएं। लिहाजा हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि डिसूज़ा चावल ये एक मशहूर तरीन जगह है जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो मशहूर हैं। हमें वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्योंकि उस जगह के बारे में जो सबसे फेमस बात थी वो ये थी कि वहाँ पे अक्सर एक आत्मा है जो भटका करती है। काफ़ी सारे लोगों ने उस आत्मा को विटनेस किया है और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आम तौर पे वो वाइट कलर की साड़ी में रात के 2 या 2:30 बजे उस एरिया के करीब घूमा करती है। और जब भी उसको कोई अकेला नज़र आता है तो उसको अपनी प्रेजेंस शो करती है, उसको बहकाने की कोशिश करती है। और कितने ही इस तरह के लोग हैं जो उसके बहकावे में आ चुके हैं और उसके बहकावे में आने के बाद अपनी तबीयत ख़राब कर चुके हैं या मौत के मुंह में जा चुके हैं। खैर, ये जो मशवरा था उसके मुताबिक ये जितने भी दोस्त थे सारे के सारे तैयार हो गए। इन लोगों ने जल्दी से अपनी बाइक से स्टार्ट की और फ़ौरन से जो मंजिल थी उस तरफ चलना शुरू किया। इन लोगों ने गूगल मैप खोले हुए थे और ये एग्जैक्टली उसी मैप को फॉलो कर रहे थे। इनका ख्याल था कि जब हम उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, कोई छोटी मोटी वीडियो बनाएंगे और इसके बारे में जितनी भी मिथ्स या स्टोरीज़ मशहूर हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और इस बात से पर्दा हटाएंगे या इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्टोरीज़ यहाँ के बारे में मशहूर हैं और जो एक आत्मा का जिक्र इस जगह के बारे में किया जाता है, क्या वो सच है या झूठ है। मुसलसल गूगल मैप को फॉलो करते हुए ये सारे के सारे लोग चल रहे थे और इनकी पूरी कोशिश थी कि आधे से पौन घंटे के अंदर अंदर उस लोकेशन पर पहुंच जाएं। ये बताते हैं कि उस लोकेशन को फॉलो करते करते हमें तकरीबन 1 घंटा हो चुका। मुसलसल कभी मैप बताता कि ये लोकेशन लेफ़्ट साइड पे है, हम उस तरफ चलना शुरू कर देते, और कभी बताता राइट साइड पे तो हम वहाँ जाना शुरू कर देते। गर्ज़ के एग्जैक्टली हम उस लोकेशन पे नहीं पहुँच पा रहे थे जहाँ पे हमें पहुँचना था। काफ़ी देर तक जब कोशिश करने के बावजूद हमें वो लोकेशन नहीं मिली तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके नियर बाय कहीं पे भी बाइक्स को पार्क करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं और वहाँ बैठने के बाद दोबारा से मैप को ऑन करेंगे या वहाँ पे जो भी लोकल्स रहा करते हैं उनकी हेल्प लेंगे। एक जगह देख के ये सारे के सारे वहाँ पे बैठ गए और जब ये सारे के सारे वहाँ पे बैठ गए तो ये वेट करने लगे कि कोई लोकल बंदा नज़र आए तो उससे इस बारे में जान सकें। काफ़ी देर के बाद एक आदमी आता दिखाई दिया और जब इन लोगों ने इस ख़ास स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में उससे पूछा तो वो आदमी इनको गुस्से से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाराज़ हो रहा है। इन लोगों ने फिर उससे ज़्यादा बात नहीं की, उसको बोला ठीक है, आपकी मेहरबानी, अब आप यहाँ से चले जाएं। ये बताते हैं कि फिर से हम लोग मैप को फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे और हम यही चाह रहे थे कि अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहिए और ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसको कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह मैप को फॉलो करते करते आधा घंटा मज़ीद गुजर गया।
यानी कि तकरीबन रात के 3 बजे का टाइम था। और जब रात के 3 बज गए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी दोस्त थे सारे के सारे हिम्मत हारने लगे और सब यही कहने लगे कि अब हमें नहीं लगता कि लोकेशन एग्जैक्टली हमें मिलेगी या हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। बेहतर यही है कि हम अपनी अपनी बाइक्स को स्टार्ट करें और यहाँ से वापस रवाना हो जाएं। ये बताते हैं कि अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि इसी दौरानिए में हम दोस्तों में से एक दोस्त था जो सबसे आखिर में बैठा हुआ था और वो मुसलसल पीछे एक बेरी के पेड़ की तरफ देख रहा था। जब हम लोगों ने उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो हमने देखा कि वो मुसलसल वहाँ पे देख रहा है। और जब हमने वहाँ पे देखना शुरू किया तो एकदम से जो हमारा दोस्त था जो उस बेरी के पेड़ की तरफ देख रहा था वो उठा और उसने एकदम से भागना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने भागना शुरू किया तो हम सारे के सारे जो दोस्त थे वो अलर्ट हो गए, उसको अजीब निगाहों से देखने लगे। हमने उससे पूछा कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, ऐसा क्या देख लिया है तुमने। वो कहने लगा कि उस पेड़ के ऊपर देखो, उसकी टहनी पे या उसकी शाख पे एक औरत बैठी हुई है और इस औरत ने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है। जब उसने ये कहा तो हम सब दोस्तों ने उस दरख्त पे गौर करना शुरू किया और वाकई में ऐसी था कि उस दरख्त की टहनी पे या उस दरख्त की शाख पे एक औरत साड़ी पहने हुए बैठी हुई थी। उसका जो चेहरा था वो बहुत ही भयानक चेहरा था, बहुत ही खौफनाक चेहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो हम सबको देख के हंस रही है या हमारा मजाक उड़ा रही है। खैर, जैसे ही हमारे उस दोस्त ने भागना शुरू किया तो हम भी साथ साथ उसके भागे और हमारी पूरी कोशिश थी जितना जल्दी हो सकता है हम बाइक्स तक पहुँचें, बाइक्स को स्टार्ट करें और यहाँ से निकलें। जैसे ही हम बाइक के करीब पहुँचे तो हमने पीछे मुड़ के देखा और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमने देखा कि वो औरत जो उस बेरी के दरख्त पे टहनी पे या शाख पे बैठी हुई थी वो एकदम से नीचे कूदी है। और ना सिर्फ कूदी है, कूदते ही उसने बाकायदा हम लोगों की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया है। और वो जितनी तेज़ी से भाग रही है इतनी तेज़ी से ना कोई इंसान भाग सकता है, न किसी इंसान के अख्तियार में कि वो भाग सके। खैर, जैसे तैसे हम लोगों ने बाइक स्टार्ट की और बाइक स्टार्ट करते ही बाइकें दौड़ाना शुरू कर दी। ये बताते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक हमें ये महसूस होता रहा कि वो जो औरत है जितनी स्पीड से हम बाइक चला रहे हैं उतनी ही स्पीड से वो हमें फॉलो कर रही है। और ये किसी भी तरह किसी इंसान के बस की बात नहीं थी कि वो इतनी स्पीड से भाग सके या हमें फॉलो कर सके। ये बताते हैं कि जैसे तैसे ये एरिया हमने क्रॉस किया और जब हमने ये एरिया क्रॉस किया तो उसके बाद सूरत हाल नॉर्मल हुई। उसके बाद से हम सब लोगों ने तौबा कर ली कि कभी भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन का ना पार्ट बनेंगे ना इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। गाइस, ये जो जगह है डिसूज़ा चाउल, इसके बारे में जो एक्चुअल कहानी है जो बहुत मशहूर है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत रश वाली जगह है, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो आबाद हुआ करती हैं। ये जो एरिया है ये शुरू से ही पानी का जो मसला है उसको फेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। और अब से सालों पहले भी इसी तरह की सिचुएशन थी, पानी यहाँ पे ना होने के बराबर था। तो यहाँ के जितने भी लोकल्स थे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये जो पानी का मसला है इसको हल होना चाहिए, और ना सिर्फ हल होना चाहिए बल्कि परमानेंट हल होना चाहिए। लिहाजा इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस डिसूज़ा चावल के अंदर एक कुआं खुदवाएंगे। ये जो कुआं होगा बहुत गहरा कुआं होगा, बहुत बड़ा कुआं होगा, ताकि इस इलाके के अंदर जितने भी लोग रहा करते हैं वो अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकें और साथ साथ ये जो पानी की कमी है इस मसले से निमट सकें। खैर, काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये जो प्लान था इसके ऊपर अमल शुरू किया गया और कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई। अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी अरसे में ये जो कुआं था वो खुद गया, यहाँ पे पानी आ गया। और ये जो कुआं था बहुत चौड़ा कुआं था, बहुत गहरा कुआं था। और जब ये कुआं खुद चुका था तो ये जो इलाका था या इसके जो मकीन थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे एक गलती हो गई। वो गलती इस तरह से थी कि ये जो कुआं था इसके सराउंडेड एरिया में या इसके चारों तरफ जैसे आमतौर पे दीवारें खड़ी की जाती हैं ताकि कोई हादसा ना पेश आ सके, अनफॉर्चुनेटली ये जो जगह थी या ये जो कुआं था इसको खोद तो दिया गया था, कुआं बना दिया गया था, लेकिन इसके चारों तरफ ना दीवारें खड़ी की गई थी और ना ही लोगों की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतज़ामात किए गए थे। तो लोग आते थे इसी तरह ओपन जगह पे पानी निकालते थे, पानी भरते थे
और वापस चले आते थे। अब से कई साल पहले इसी तरह एक औरत थी और वो औरत पानी भरने के लिए तकरीबन रोज़ाना आया करती थी। इसी तरह एक दिन वो पानी भरने के लिए आई। वो कुएं के किनारे पे बैठी हुई थी, मुसलसल पानी निकाल रही थी कि पानी निकालते निकालते उसका पाँव स्लिप हुआ, और जब उसका पाँव स्लिप हुआ तो वो सीधी कुएं के अंदर जाके गिरी। जब वो कुएं के अंदर जाके गिरी तो उसकी फ़ौरन से डेथ नहीं हुई। काफ़ी देर तक वो कुएं के अंदर रही, वहाँ से आवाज़ें देती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उसकी आवाज़ें नहीं सुनी और वो उस कुएं के अंदर ही दम घुटने की वजह से मर गई। कहा जाता है जब से ये औरत मरी थी या जब से इसकी डेथ हुई थी, उस वक्त से इसकी आत्मा इस पूरे एरिया में भटका करती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से इसकी भटकती हुई आत्मा को विटनेस किया है और लोगों ने यही कहा है कि ये जब भी नज़र आती है, आम तौर पे इसने वाइट कलर की साड़ी पहनी भी होती है और अक्सर लोगों ने देखा है कि इसके पूरे जिस्म पे या इसकी पूरी साड़ी पे खून लगा हुआ होता है। और इस खून को देख के आम तौर पे लोग यही समझते हैं कि शायद कोई ज़ख्मी औरत है जिसको मदद की ज़रूरत है, और जब वो मदद करने के लिए इसके पास आते हैं या इसके करीब आते हैं तो वो इनको डराती है या इनको डराने की कोशिश करती है। गाइस, इसी तरह की एक स्टोरी है जो इंडिया में मशहूर है और कहा जाता है कि इंडिया के अंदर पंजाब में एक बहुत पुराना गांव है। वहाँ पे भी शुरू में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी। कुछ गांव इस तरह के थे जहाँ पे पानी की फैसिलिटी थी, कुएं वगैरह मौजूद थे, लेकिन ये जो गांव है, जिस गांव का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे शुरू से ही ना कोई कुआं मौजूद था, ना पानी का कोई ख़ास इंतज़ाम था। आमतौर पे जो गांव वाले थे वो दूसरे गांव जाते थे और वहाँ से गधा गाड़ी या घोड़े गाड़ी पे पानी रख के लाया करते थे। जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई या बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होते चले गए तो इसी गांव के अंदर एक शख्स रहा करता था जिसका नाम गोपी था। वो जो शख्स था उसकी इस गांव के अंदर कुछ ज़मीनें मौजूद थीं। उसने ये डिसाइड किया कि जो मेरे गांव वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करते हैं, इनको दूसरे गांव में जाना पड़ता है, क्यों ना इसका हल निकाला जाए, क्यों ना इस गांव में जो मेरी ज़मीन है वहाँ पे एक कुआं खोदा जाए, और जब ये कुआं खुद जाएगा तो ना सिर्फ मेरे काम आएगा बल्कि मेरी नस्लों के काम आएगा, और इसके साथ साथ जो गांव वाले हैं वो भी यहाँ से पानी भर सकेंगे। जब इसने अपना प्लान गांव वालों को दिया तो गांव वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो इस तरह का स्टैंड ले पाता। ख़ास तौर पे ये जो शख्स था ये अपनी ज़मीन के लिए ऑफ़र कर रहा था कि जो मेरी ज़मीन है वहाँ पे कुआं खोदा जाए, वहीं पे कुआं बनाया जाए। अब ये जो इसकी ज़मीन थी, इस ज़मीन पे बहुत सारे पेड़ मौजूद थे और ज़्यादातर जो दरख्त थे वो बरगद के थे या बेरी के थे। लिहाजा यही डिसाइड किया गया कि जहाँ पे भी कुएं को खोदा जाएगा वहाँ पे जो दरख्त वगैरह मौजूद हैं उनकी कटाई कर दी जाएगी। जब ये सारे के सारे मामला तय पा गए तो वहाँ पे जो एक बरगद का दरख्त मौजूद था उसकी कटाई शुरू की गई, और जब उसकी कटाई शुरू की गई तो इस गांव के अंदर एक बुज़ुर्ग रहा करते थे। वो बुज़ुर्ग आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की या उन्होंने कहा कि ये जो दरख्त तुम काट रहे हो इसको नहीं काटो। यहाँ पे जितनी भी दरख्त मौजूद हैं, इन दरख्तों के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मशहूर हैं, जो हमारे बाप दादाओं ने या हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सुना रखी हैं। मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम इस दरख्त को ना काटो। लेकिन वो जो शख्स था वो कहने लगा कि आप पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं, रहने दें, ये मेरी ज़मीन है, मैं राज़ी हूँ कि यहाँ पे दरख्त काटे जाएं और यहाँ पे कुएं की खुदाई की जाए। खैर, जब उसने इसरार किया या वो ज़िद करने लगा तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता था। जाहिर सी बात है वो उसकी प्रॉपर्टी थी, लिहाजा दरख्त की कटाई शुरू की गई। और जैसे ही दरख्त की कटाई शुरू की गई तो जो मज़दूर या जो लोग या जो गांव वाले उस दरख्त की कटाई कर रहे थे, देखते ही देखते उनकी तबीयत ख़राब हो गई। ना सिर्फ तबीयत ख़राब हो गई बल्कि ऐसा लगने लगा कि उनके जो हाथ हैं वो मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ चुके हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उनको फालिज का अटैक हुआ है। खैर, उनके अलावा जो दो नए लोग थे वो लोग आए, फिर उन लोगों ने कटाई शुरू की और बिलाखिर जैसे तैसे ये जो दरख्त था ये कट गया। दरख्त कटने के बाद जो अगला मरहला था
वो था कुएं की खुदाई या कुएं की तामीर। जब कुएं की खुदाई शुरू की गई तो इस खुदाई के दौरान ही 2 मज़दूर कुएं के अंदर गिर के ज़ख्मी हो गए, और ना सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि 4-5 दिन के अंदर अंदर उन दोनों की डेथ हो गई। अब कुछ दिनों के अंदर अंदर ये जो वाक़यात हुए थे, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि अगर आप यहाँ पे कुएं की तामीर करेंगे या इस काम को जारी रखेंगे तो आपको मज़ीद नुकसान होगा। लेकिन ये जो शख्स था जो कुएं की तामीर करवा रहा था या जो चाहता था यहाँ पे कुआं बने, वो अपने मौक़िफ़ से या अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था, और उसने तमाम बातों को इत्तफाक करार दिया और नए 2 मज़दूरों से बात की गई। उनको राज़ी किया गया कि वो यहाँ पे आएंगे, खुदाई करेंगे और दोबारा से काम शुरू करेंगे। ये मज़दूर जब से आए, इन लोगों ने काम शुरू किया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। इसी तरह एक दिन गुज़र गया, और दिन गुज़रने के बाद जब रात हुई तो रात में जो शख्स था जो कुएं की तामीर करवा रहा था, जो लोगों का भला चाहता था, जब ये सोने के लिए लेटा और इसकी आंख लगी तो इसने ख्वाब देखा, और इसने उस ख्वाब के अंदर देखा कि ये उसी एरिया में या उसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पे कुएं की तामीर की जा रही है, और ये उस जगह पे अकेला मौजूद नहीं है। ये एक तरफ खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इसकी बीवी, इसकी बेटी, इसका बेटा और इसकी माँ खड़े हुए हैं। अभी ये वहाँ पे खड़ा हुआ ही होता है और कुएं की तामीर शुरू करता है। इसी दौरानिए में 2 औरतें ब्लैक साड़ी के अंदर चलती हुई इसकी माँ के करीब आती हैं, और इसकी माँ के करीब आने के बाद कहती हैं कि अपने बेटे को रोको, अगर इसने ये जो कुआं बना रहा है इसकी तामीर को नहीं रोका तो हम तुम सबको, ख़ास तौर पे तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये सुनने के बाद ये ख्वाब के अंदर भी उनको कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे कुएं की तामीर करूँगा और इस कुएं से गांव वालों को, मेरे घर वालों को, सबको फ़ायदा होगा। और जैसे ही ये इस तरह की बात करता है, वैसे ही वो जो औरतें हैं वो एकदम से इसकी मदर के करीब आती हैं, और ना सिर्फ करीब आती हैं बल्कि इसकी मदर की गर्दन पे अपने दांत रखती हैं, और दांत रखने के बाद इसकी माँ का खून पीने लगती हैं। और देखते ही देखते ख्वाब के अंदर ही इसकी माँ जो है उसका इंतकाल हो जाता है। इसकी माँ का खून पीने के बाद वो जो औरतें हैं वो इसकी बीवी की तरफ बढ़ती हैं और उसके साथ भी ऐसे ही करती हैं, और बीवी के साथ करने के बाद इसकी बेटी की तरफ बढ़ने लगती हैं। जैसे ही वो औरतें इसकी बेटी की तरफ बढ़ती हैं तो वैसे ही इसकी आँख खुल जाती है। ये बताते हैं कि जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसके बाद उसको एहसास हुआ कि वो जो कुछ कर रहा है इसके नतीजे में ना सिर्फ इसका नुकसान होगा बल्कि इसकी फैमिली का नुकसान होगा, लिहाजा इस काम में ज़िद ठीक नहीं है। और उसके बाद से ये जो कुआं था जिसकी तामीर की जा रही थी उसको मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया। कहा जाता है कि अब भी वो जगह मौजूद है, वैसे ही वो वीरान है, सुनसान है, और वहाँ पे ना कोई घर तामीर किया जाता है, ना किसी भी किस्म के कुएं की या इस तरह की तामीरात की जाती हैं। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने आपको शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।